जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद। और अपनी तैयारी में बड़ी ही मेहनत, ईमानदारी के साथ आप सभी जुटे हुए अपनी तैयारी को एक अलग स्तर पर पहुंचाने के लिए तैयारी के हर उस ज़रूरी काम को आप, आशा करता हूं, कर रहे होंगे जो तैयारी के लिए आवश्यक है। आप सभी बहुत अच्छे से समझ समझ के, बगैर रटे, सारी क्लासेस को अच्छे से ले रहे होंगे, क्योंकि तैयारी के फेज़ में सबसे पहली ज़रूरी चीज़ कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। उसके बाद आपको अच्छे से करना होता है रात को सोने से पहले रिवीजन, फिर करने होते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस। जब तक हमारे प्रैक्टिस सेट नहीं चलते हैं तब तक आप प्रैक्टिस अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको एक बुक भी बता दी है। आपको डेली देने होते हैं मॉक टेस्ट। जितना आपने जो टॉपिक पढ़ लिया, या डेली मत दीजिए, ऐसा कर सकते हैं कि भाई मैंने पहले भी आपको एक तरीका बताया था। जैसे आप विषय पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में आप जैसे ये चैप्टर पूरा करते हैं विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, तो इसके टॉपिक वाइज टेस्ट आप जब दें जब ये चैप्टर खत्म हो जाए। या आपको टॉपिक्स की समझ है कि आज हमने मान लो पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टेस्ट दे लो। या वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, आप क्या करो, पूरा चैप्टर खत्म हो गए, चैप्टर वाइज टेस्ट दे दो कि भाई इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी का दे देंगे। साउंड खत्म किया, साउंड का टेस्ट दे दिया, चाहे 3-4 दिन बाद। मान लो मैथ्स में आज खत्म हुआ प्रॉफिट एंड लॉस, तो चैप्टर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस का टेस्ट दे दिया। और ये टेस्ट आपको कहाँ से मिल सकते हैं? मैंने आपको बताया कि ये टेस्ट बुक से मिल सकते हैं। क्या मैं टेक्स्ट बुक का कर्मचारी हूँ? बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे लोग कूपन कोड पूछने लगते हैं। मैं तो ऐसे ही बस बता रहा हूँ, आपको लगेगा कि मैं RWA का होकर टेक्स्ट बुक को क्यों प्रमोट कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी वो चीज़ अच्छी है तो मुझे उसमें कोई समस्या भी नहीं है बताने में। बट आप ऐसा ना समझें, कोई कोड वोड मत मांगना। एक भैया ने कोड मांग लिया था। टेक्स्ट बुक कौन सी लें? टेक्स्ट बुक, एक टेक्स्ट बुक का मतलब किताब नहीं है। टेक्स्ट बुक एक एप्लीकेशन है, उसमें आप सब्सक्रिप्शन ले लो, 200, 250, 300 रुपये की ऑनलाइन टेस्ट आ जाते हैं, और आपका टेस्ट भी ऑनलाइन होना है। चलो, बहुत ही बढ़िया। तो शानदार, मेरे सभी बहन और भाई आ चुके हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आज का क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन तो जरूर लेंगे भाई। अच्छा कि आपने याद दिला दिया, यही तो है जो क्लास का माहौल बनाता है। तो मेरा क्वेश्चन है आज आपसे, कल हमने विद्युत के बारे में पढ़ा, तो चलिए बड़ा आसान सा सवाल पूछूंगा कि विद्युत धारा एक सदिश राशि है या एक अदिश राशि है? बताइए। विद्युत धारा, विद्युत धारा एक सदिश राशि है या एक अदिश राशि है? इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है या एक वेक्टर क्वांटिटी है? ये बात आप सभी बताइए। चलिएगा, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे। और बुक आप, मैं बता चुका हूँ, यूथ पब्लिकेशंस की ले लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, या किसी भी पब्लिकेशन की ले लो जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए। रेलवे ग्रुप डी, NTPC, और रेलवे JE, रेलवे सीनियर सेक्शन इंजीनियर, ये सारे, लोको पायलट टेक्नीशियन, एक ही बुक में सभी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। बहुत सारी बुक मार्केट में हैं, यूथ है, रुक्मिणी है, और एक दो और हैं जिन पे वो बूढ़े से अंकल छपे होते हैं। मैंने कवर पेज देखा था, ग्रुप में ही आया था अपने टेलीग्राम में ही। तो बहुत बढ़िया, सभी अच्छा आंसर कर रहे हैं, लगभग 95% एकदम करेक्ट आंसर, और सभी का जवाब है कि ये एक अदिश राशि है। वेरी गुड, लाजवाब, शानदार। तो कैसी राशि है ये? एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक स्केलर क्वांटिटी है, इस बात को आप सभी याद कर चुके हैं। तो अगर हम रिमाइंड करें, एक क्विक रिवीजन करें विद्युत धारा में, चूंकि हर चीज़, अगली हर चीज़ पिछली चीज़ से जुड़ी हुई है, तो हम पाते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने शुरुआत की इलेक्ट्रिक चार्ज से, विद्युत आवेश से, फिर हमने धारा पढ़ी, विभव पढ़ा, और उसके बाद हम प्रतिरोध तक गए, यानी रजिस्टेंस तक हम पहुंचे थे। और कल हमने रजिस्टेंस का एक ओवरव्यू लिया कि रजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है। अब प्रतिरोध को भी हमें और डिटेल में पढ़ना है कि क्या होता है प्रतिरोध। तो और आगे चलते हैं थोड़ा सा प्रतिरोध के बारे में। अब कल हमने क्या इमेज बनाई थी प्रतिरोध की अपने दिमाग में, रजिस्टेंस की, कि ये होती है धारा के मार्ग में रुकावट। लेकिन इस बात को सुन के ऐसा लगता है कि प्रतिरोध हमारे लिए तो बेकार चीज है। जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रतिरोध कहीं अलग से नहीं आता, प्रतिरोध इंसान ही बनाता है। तो प्रतिरोध अपने आप भी होता है। तो जब वो अपने आप है, जहां पर हम चाह नहीं रहे कि धारा रुके, वो फिर भी मौजूद होगा ही होगा भाई, तो वहां पर वो हमारे लिए बेकार है। लेकिन जहां हम चाहते हैं कि धारा रुके, तो वहां पर हमारे लिए बहुत अच्छा है। क्यों जी, हम कहाँ चाहेंगे भाई धारा रुके? अरे भाई, आपके घरों में 220 वोल्ट आती है बाहर से, आप उसू से टिचकुचा चार्जर लगा चलाते हैं 5 वोल्ट का,
तो वहां पर हमें वोल्टेज को कम करना है, धारा को कम करना है, तो वहां पर हमें चाहिए रेजिस्टेंस। लेकिन जहां पर हमें 220 ही चाहिए फिर भी वो वोल्टेज या धारा को कम करके दे रहा है, वहां पर वो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो हमारे लिए अगर ये फायदेमंद है तो फिर हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा कि हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, इस पर नियंत्रण कैसे करें। अगर एक चीज है और वो खतरनाक है लेकिन हमारे लिए फायदेमंद है, तो भाई हमें पता होना चाहिए कि वो किस किस चीज पर डिपेंड करती है। जैसे मान लो तुम्हारी नज़र में भी कोई तुम्हारा ऐसा दोस्त होगा कि वो यार लड़ने तुरंत चल देता है, लेकिन तुम्हें पता है उसको कसम दे दो अपनी दोस्ती की तो तुरंत रुक जाता है। तुम कहोगे तुझे दोस्ती की कसम है, तो वो रुक जाएगा। तुम कंट्रोल करना जानते हो। जब वो कुछ काम पढ़ाई नहीं कर रहा है, तुम कहोगे तुझे मेरी दोस्ती की कसम, अच्छे से पढ़। हालांकि तुम ऐसे नहीं है, तुम तो खैर पढ़ने जाएगा तो और रोक लोगे, चल घूमने चलते हैं। तो हर चीज़ का हमें पता होना चाहिए कि भाई इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये जरूरी है हम ये जानें कि प्रतिरोध को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो आप लिखेंगे कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। आप हेडिंग डालेंगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो एक प्रतिरोध के लिए कसम का काम करती हैं, कि जिनकी मदद से हम इसको कंट्रोल में ला सकते हैं, नियंत्रण में ला सकते हैं। तो चलिए मैं मानता हूं कि मेरे पास एक तार है, ये रहा मेरे पास एक तार, ठीक है, जिसकी लंबाई है L। ये इसकी लंबाई है L, ठीक, ये हो गई इसकी लंबाई L, लेंथ L, ठीक है। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बोले तो ये वाला क्षेत्रफल, क्योंकि ना इस तार में बहुत सारा एरिया है। सौरभ सर को बोल देंगे चैप्टर खत्म होने के बाद PYQ के लिए, वो मना कर रहे थे। कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूँ प्रशांत, परेशान मत होइए। बहन का स्क्रीनशॉट मुझे दे दो, मैं उनको बोल दूंगा कि जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ करे एक सेशन PYQ का लगा दिया करें, ठीक है। बहन का स्क्रीनशॉट मुझे दे दो, ठीक, खुश। अब देखो इसमें बहुत सारा एरिया, ये भी एरिया है, ये भी एरिया है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपने सुना होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया आप जानते नहीं है क्या होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। सुनो, देखो अगर मैं इस पेन को ऐसे काटूंगा तो इसकी आकृति बदल जाएगी, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे काटूंगा तो इसका आकार बदलेगा, आकृति नहीं। ये अभी भी गोल है, इधर से काटोगे तो अभी भी गोल ही रहेगा। तो किसी वस्तु का वो एरिया कि जहां से काटने पर उसकी शेप वैसी ही रहे, यानी कि वो जैसा पहला दिखाई देता था वैसा ही अब दिखाई दे, तो उसको बोलते हैं हम उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इसको बोलते हैं हम, इसको किससे दिखाते हैं हम, ए से, ठीक है। तो ए क्या है इसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। उसके बाद हम ये देखते हैं, हम ये चीजें पता कहां से लगती हैं कि भाई प्रतिरोध लंबाई से कैसे मतलब रखता है, ये प्रैक्टिकल से लगती हैं। भाई एक बार लंबाई घटा के देख लो, एक बार बढ़ा के देख लो। तो जब लंबाई को हमने घटा बढ़ा के देखा तो हमने ये पाया कि लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। अब अगर लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा तो उसको हम ऐसे लिखेंगे कि प्रतिरोध लंबाई के सीधा समानुपाती होता है। समानुपाती और अनुक्रमानुपाती एक ही बात है, ठीक है, समानुपाती होता है। यानी कि रेजिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। यानी कि आप इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से। इस बात का मतलब क्या है, अब तक आप समझ चुके होंगे, इतनी बार हमने समझ लिया कि भाई इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, इसको घटाओगे तो ये भी घटेगा, ठीक है। अंकित कुमार जी, धारा का फॉर्मूला जब धारा पढ़ाई थी तब आपको पढ़ाया था, एक बार जाके देख लो। अच्छा जी, क्षेत्रफल से कैसा संबंध रखेगा, तो आप कहेंगे कि जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध क्षेत्रफल के
सीधा व्युत्क्रमानुपाती होता है। यस, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब सीधा मत लिखो, आप बस ये कह दो कि ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली proportional टू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, आप कहेंगे कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, आप इसको लैंग्वेज में ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिरोध इन पर निर्भर ऐसे करेगा। अब भाई सीधी सी बात है, अगर हमारे पास एक तार है और तुमसे कोई ये कहे कि भैया ये मेरे पास एक कॉपर का तार है 2 मीटर का, मुझे अलग से कोई खर्चा नहीं करना और मैं चाहता हूं इसका प्रतिरोध बढ़ जाए, तो तुम क्या कहोगे, उसको खींच दोगे, लंबाई बढ़ी प्रतिरोध बढ़ा। तुमसे कोई कहेगा भैया मुझे तो यार इसका प्रतिरोध कम करना है, तुम क्या करोगे, उसकी लंबाई को घटा दोगे, उसे दबा दोगे। भाई दब जाती है ना, जैसे रबड़ दब जाएगी, तो तार भी मशीनों से दब जाते हैं। अब देखो दबाने में क्या होगा कि उसकी लंबाई कम होगी, लंबाई कम होने से प्रतिरोध कम हो जाएगा। और सुनो साथ ही साथ, भाई मानो एक तार हमारे पास इतना मोटा है, ठीक है, और अगर हम इसको दबा दें, तो आप कहोगे इसकी लंबाई दोनों तरफ से घटेगी लेकिन ये मोटा हो जाएगा। बोलो यस या नो। तो जब तुम इसकी लंबाई को कम कर रहे हो ना, तो अपने आप ही जो उसका एरिया है, उसका क्षेत्रफल है, वो अपने आप ही बढ़ रहा है, लेकिन दोनों का असर सेम हो रहा है। देखो लंबाई के घटने से प्रतिरोध घटेगा क्योंकि सीधा अनुक्रमानुपाती है, और क्षेत्रफल के बढ़ने से भी प्रतिरोध घटेगा, तो रेजिस्टेंस दोनों ही बातों में कम हो रहा है। बट आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर हम लंबाई के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो क्षेत्रफल अपने आप भाई साहब बदलेगा। क्या ये बात आपको गहराई तक उतर गई, आपके खून में, आपके ब्लड सेल्स में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट, इम्फोसाइट सब में उतर जानी चाहिए, कण कण में, कि ये होता है प्रतिरोध का लंबाई और क्षेत्रफल के साथ संबंध। अब भैया जब जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हम कुछ इस तरह का संबंध पाते हैं। ये पाया हमने एक संबंध, अगर इन दोनों को मिला दें तो आप ऐसे लिखोगे, और जब जब हम इसको हटाते हैं तो इसकी जगह बराबर और एक नियतांक लाते हैं। बोलो यस या नो। ये क्या है, ये है एक नियतांक। इसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे, पहले बस अभी इतना बताओ कि ये समझ में आ गया ना और नोट हो गया। इसके बारे में तुरंत बात करेंगे कि रो क्या है, ये नियतांक है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, एनटीपीसी में भी यही फिजिक्स काम आ जाएगी। पायलट बैच से यार बिल्कुल एग्जाम निकलेगा। देखो किसी भी बैच को लेने से कभी एग्जाम नहीं निकलता। एक कड़वी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा, कि कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ कि हमसे उतने बच्चे पढ़ रहे होंगे जितनी वैकेंसी भी नहीं है, और सबका सिलेक्शन भी नहीं होना है, आप ये भी समझ रहे होंगे। बड़ी कड़वी सच्चाई है ये। तो क्या बैच लेने से अगर सिलेक्शन होता तो सब सेलेक्ट हो जाते, और ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे हमारे यहीं से सेलेक्ट होंगे 100%। मान लो हमारे यहाँ से 50% भी सेलेक्ट हुए, 60% भी सेलेक्ट हुए, 40% बाहर से भी होंगे। तो केवल सिलेक्शन किसी भी टीचर से पढ़ने या केवल बैच लेने पर निर्भर नहीं करता। हाँ ये जरूर है कि अगर आपने बैच लिया है तो फिर अच्छी जगह का लो, और मैं RWA को एक अच्छी जगह मानता हूँ इस मामले में। और भी बहुत सारी अच्छी जगह है, ऐसा नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ जहाँ आपको ये भरोसा हो कि भाई ये कोचिंग हमारा सिलेक्शन करवा सकती है, या आप खुद से जानते हैं चीज़ों को पढ़ना, तो फिर खुद पे भरोसा होना चाहिए। तो एक कोचिंग का चुनाव, एक अध्यापक का चुनाव थोड़ा सा आपकी राह को आसान कर देता है। अब मान लो वैकेंसी है भाई 5000 है फॉर एग्जाम्पल, और 10,000 बच्चे ऐसे हैं या 20,000 बच्चे ऐसे हैं जो सीरियसली RWA से पढ़ रहे हैं। मान लो 40,000 बच्चा टोटल पढ़ रहा है RWA से, उसमें 20,000 सीरियस नहीं है, 20,000 सीरियस हैं, उन्होंने अच्छी जगह चुन ली। अब उनमें से भी 5,000 का होना है, तो फिर वो कौन होंगे, उनमें से 10,000 अपने से मेहनत नहीं कर रहे होंगे। आप मेरी बात को रिलेट भी कर पा रहे होंगे। अपने का मतलब आप रिवीजन ही नहीं कर रहे होंगे। दूसरा, उन बचे 10,000, उन 10,000 में से 5,000 ना मॉक लगा रहे होंगे और ना ही प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वो खाली क्लास ले रहे होंगे। अब बाकी के 5,000 सारे काम कर रहे होंगे और निश्चित ही उनका ही सिलेक्शन होना है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, तो ये हो गई रो। वेरी गुड, आज आगे अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो हमेशा
शायद कहना चाह रहे हैं रटा होगा। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के साथ हम ऐसे खेल कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, मुझे बताइए, मुझे आप ये बताओ कि जैसे मेरे पास कॉपर का तार है, अभी अभी मैंने भी बताया आपको, ये कॉपर का तार है इतनी लंबाई का, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने इस कॉपर के तार की लंबाई को किया कम। कम कैसे किया मैंने कम किया इसको दबा के, लंबाई कम हो गई, क्षेत्रफल बढ़ गया। दोनों ही बातों में प्रतिरोध पे क्या असर पड़ा? प्रतिरोध तो बढ़ गया। यहां पर जो प्रतिरोध था उसकी तुलना में यहां रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध बढ़ गया। तो हमें एक ऐसी चीज रखनी पड़ती है, सुनो मेरी बात को ध्यान से, जब हम इसको हटाते हैं तो आप जानते हैं हमें एक नियतांक लाना पड़ता है। चूंकि प्रतिरोध उसी तार के लिए अगर लंबाई को घटाओगे बढ़ाओगे तो नियत नहीं है, हमें एक नियतांक लाना पड़ता है जिसको बोलते हैं प्रतिरोधकता, और ये रो उसी का काम कर रही है। बड़े ध्यान से समझो, प्रतिरोधकता एक नियतांक है, और नियतांक का मतलब ये होता है नियत अंक, जो अंक हमेशा नियत रहे। तो हमने एक ऐसा नंबर दे दिया कि भाई वो कॉपर के लिए हमेशा नियत रहेगा। प्रतिरोध तो नियत नहीं रहेगा यार, रेजिस्टेंस नियत नहीं रहेगा, ये तो बदल रहा है, लेकिन मुझे एक ऐसा नंबर भी चाहिए जो कभी ना बदले इसके साथ, तो वो हमने दे दिया प्रतिरोधकता। तो अगर हम इस फॉर्मूले में R बराबर रो इंटू एल बाई ए में रो को डिफाइन करें, तो रो फॉर्मूले में एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है। देखो कांस्टेंट तो हर एक फॉर्मूले में लगाना ही पड़ता है, और उस फॉर्मूले में उस नियतांक का नाम भी होता है। तो यहां पे हमने नाम दे दिया क्या? प्रतिरोधकता। और इसको बोला कि देखो रेजिस्टिविटी, इसको ये बोला हमने कि देखिए प्रतिरोध केवल तब तक नियत रहेगा जब तक ये तार इतना ही है। इस तार के लिए, मेरी बात को बड़ी गहराई से समझना, इस तार में, इसी तार में मान लो फॉर एग्जांपल तुमने फ्लो कराया 10 एम्पियर करंट, ठीक है, इसका प्रतिरोध है 50 ओम। जस्ट एग्जांपल है, मैंने मानी है ये वैल्यू। तुमने कहा जी मैंने तो इसमें करंट बढ़ाया, मान लो मैंने 15 एम्पियर किया इसी तार में, तो क्या प्रतिरोध बदलेगा? मैं कहूंगा कतई नहीं बदलेगा, उसी तार के लिए तो ये भी फिक्स रहेगा। लेकिन अगर तुमने तार की लंबाई ही बदल दी, इतने बड़े तार में 10 एम्पियर पे 50 ओम था, तो हो सकता है इतने बड़े तार में 10 एम्पियर से प्रतिरोध बढ़ के 100 ओम हो जाए। मैं तो जस्ट मान रहा हूं। तो प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोध घट गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया। लेकिन अगर मैं ये कहता कि यहां प्रतिरोधकता इस केस में मान लो 75 थी, जस्ट एग्जांपल, तो प्रतिरोधकता यहां भी 75 ही रहेगी। यानी कि प्रतिरोधकता किसी एक धातु के लिए हमेशा फिक्स होती है, रेजिस्टिविटी हमेशा एक धातु के लिए फिक्स होती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फर्क है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में क्या फर्क है। ठीक है, सवाल आता है इसके मात्रक से कि इसका मात्रक बताओ। तो भाई मात्रक निकालने के लिए भी हम कहाँ जाएंगे? हम यहीं जाएंगे। यहां से इसका फॉर्मूला देखो क्या बनेगा। अगर मैं रो की वैल्यू निकालता हूं तो ए को यहां लेके जाऊंगा। ठीक है, जो चीज नीचे होती है वो ऊपर जाती है, और जो चीज ऊपर होती है वो नीचे जाती है। तो इसका मात्रक कैसे निकालेंगे? भाई प्रतिरोध का मात्रक है ओम। ठीक, अच्छा प्रतिरोध का ही नहीं पढ़ा अभी, तो पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, याद रखना। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक है मीटर, मीटर से मीटर कटेगा, आंसर आ जाएगा ओम मीटर। ठीक है जी, तो प्रतिरोधकता का मात्रक हो गया ओम मीटर। ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, कोई समस्या नहीं है। तो जरा बताइए एक बार, आपको समझ में आ गया? क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा ना। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, देखो यहां देखा हमने, दोनों चीजें एक साथ सेटिस्फाई नहीं हो रही क्या? लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अच्छा यहां सॉरी लंबाई घटी है ना, ठीक है ठीक है। देखो यहां पर क्या हुआ है कि लंबाई घटी है, घटी है तो प्रतिरोध भी घटेगा। कोई बात नहीं यार, इसको तुम बढ़ी हुई मान लो, कोई बात नहीं। अगर मैंने बढ़े हुए के हिसाब से एग्जाम्पल दे दिया तो यार बढ़ी हुई मान लो, कोई बात नहीं है। अगर मैंने एग्जाम्पल बढ़े हुए के हिसाब से दे दिया है तो बढ़ी हुई मान लो।
अब लेकिन बढ़ेगा तो एक बात याद रखना कि ये पतला होगा, यहाँ नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, तो क्षेत्रफल घट जाएगा, बात तो वही है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। ये लो इसकी लंबाई बढ़ा दो, अब देख लो भाई, अब बताओ लंबाई क्या हुई है, बढ़ी है, लंबाई बढ़ी और क्षेत्रफल घटेगा, खींचोगे तो पतला होगा, और पतला होने से क्या होगा, यहां तो सीधा संबंध चलता है, यहां उल्टा संबंध चलता है, अभी भी एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब बताओ समझ में आया? बहुत बढ़िया, बिल्कुल रामेश्वर, बिल्कुल सही बात कही है कि सिलेक्शन के लिए ना मेहनत के साथ साथ एक आपकी रणनीति बहुत अच्छी होनी चाहिए। हर फॉर्मूले में नियतांक चेंज क्यों होता है भाई हिमांशु, जैसे तुम हर दिन रोटी के साथ सब्जी दूसरी दूसरी बदलते हो वैसे ही बदलता है यार, यार हर फॉर्मूले में बदलेगा ही बदलेगा यार, एक में कैसे हो जाएगा। ठीक है, अभी बताइए क्या आपको प्रतिरोधकता से जुड़ी हुई सारी बात समझ में आ चुकी है? तो आप नोट डाल के भी लिख सकते हैं कि प्रतिरोधकता, नोट डाल के लिखिए कि एक तार की लंबाई व क्षेत्रफल, या ऐसे लिख दो भाई, प्रतिरोधकता कभी नहीं बदलती, मैं इतना कहानी क्यों लिखूं, मैं तो लिख दूंगा प्रतिरोधकता कभी नहीं बदलती, या और बढ़िया से लिखो तो ऐसे लिखो कि एक ही धातु के लिए, एक ही धातु के लिए प्रतिरोधकता, एक ही धातु के लिए प्रतिरोधकता कभी नहीं बदलती, एक ही धातु के लिए प्रतिरोधकता कभी नहीं बदलती, यानी कि फॉर अ मटेरियल रेजिस्टिविटी नेवर चेंजेस, नेवर चेंजेस। भैया प्रतिरोधकता तो तभी बदलेगी जब तुम धातु ही बदल दो, कॉपर की जगह एल्यूमिनियम ही ले दो, ठीक है। अब बताओ क्या आपको समझ में आ गई बात? एक बार बताएंगे कि हाँ भैया हमें इतना समझ में आ गया कि प्रतिरोधकता कभी नहीं बदलेगी, लेकिन प्रतिरोध रेजिस्टेंस एक तार में अगर आप लंबाई चौड़ाई घटाओगे तो बदल जाएगा। ओम मीटर के आगे क्या लिखा है, ओम मीटर के आगे तो ब्रैकेट लगाया यार, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, ओम मीटर के आगे कुछ नहीं लिखा, ये ब्रैकेट में इसको ओम लिख दिया है ना, OHM, ये ओम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने, उनके नाम पे है ये, आगे चल के पता लगेगा अभी आपको। चलो बहुत बढ़िया अनूप, अच्छा पढ़ाते हैं, स्कोर अब इंक्रीज हो रहा है, वेरी गुड। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में से फिक्स कौन सा रहता है, पता है आपकी समस्या क्या है? आपको चाहिए एक अक्षर में जवाब कि जी ये फिक्स रहता है, ये फिक्स नहीं रहता, फिर तुम कल को खुद ही कंफ्यूज होगे कि कौन क्यों फिक्स रहता है, कौन क्यों फिक्स नहीं रहता। अबे भाई साहब उसी कहानी को तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कब से, दोनों ही फिक्स रहते हैं, लेकिन प्रतिरोध 100% फिक्स नहीं है, प्रतिरोधकता 100% फिक्स है, मैं वही तो समझा रहा हूं महाराज आपको। तो ये हो गई प्रतिरोध और प्रतिरोधकता की पूरी मिलीजुली बात। चलो बहुत बढ़िया, रो की वैल्यू कितनी होती है भाई, रो की वैल्यू तो डिपेंड करती है मटेरियल पे, कौन मटेरियल कितना है, हमें हर एक मटेरियल के लिए रटनी भी नहीं है, दुनिया के सभी मटेरियल्स के लिए इनकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। भैया बिल्कुल अलग होती है, अंकित कुमार कह रहे हैं प्रतिरोधकता और प्रतिरोध क्या अलग अलग होते हैं, अबे भाई साहब वही तो बता रहा हूं कब से, ये बिल्कुल अलग अलग होते हैं, डिफरेंट है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो इतना समझ आया, बहुत बढ़िया, सभी को बढ़िया समझ में आया। अब सुनिए मेरी बात कि ये क्या बता रहा है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता बता रहा है कि किसी तार में धारा के बहने में समस्या आ रही है, ठीक है। मैंने कहा भाई किसी तार का प्रतिरोध 10 ओम है और दूसरे तार का प्रतिरोध मान लो 50 ओम है, तो तुम समझ जाओगे कि प्रतिरोध का सिर्फ मतलब है कि 50 ओम वाले तार में धारा को बहने में समस्या हो रही होगी, ठीक है। तो हम अगर ये बताना चाहें कि धारा कितनी आसानी से बह रही है, तो ये इस बात का उल्टा ही तो है कि धारा कितनी मुश्किल बह रही है, उसका उल्टा है कि धारा कितनी आसानी से बह रही है। तो हमने आसानी को बताने के लिए भी दो टर्म बनाई, और क्या टर्म है वो, एक तो है चालकत्व, एक तो है चालकत्व
और एक है चालकता। ठीक, यानी कि एक तो है रेजिस्टेंस, ओ सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, कंडक्टेंस। एक तो है कंडक्टेंस और एक है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, दोनों में क्या फर्क है? देखिए, ये उल्टी होती है रेजिस्टेंस की, ये उल्टी है प्रतिरोध की। प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की उल्टी को क्या कहेंगे हम? उसके व्युत्क्रम को चालकत्व, और प्रतिरोधकता का उल्टा प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का उल्टा है कंडक्टिविटी। ठीक है जी। तो ये बस क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि दोनों में ही धारा के बहने में कितनी आसानी है। ठीक है। अच्छा, इससे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा, बस तुम ऐसे लिख सकते हो। अगर परिभाषा बनाने की तुम्हारे अंदर बिल्कुल तीव्र इच्छा है, जैसे मेरे मना करने के बाद भी कुछ मेरे शेर कहते हैं ना जी परिभाषा तो लिखो, अगर तुम्हारे अंदर बहुत तीव्र इच्छा आ रही है तो तुम बस इतना कह सकते हो कि भाई प्रतिरोध के उल्टे को चालकत्व कहते हैं, रेजिस्टेंस के उल्टे को कंडक्टेंस कहते हैं। वो आगे करके लिख लेना अपने आप। ठीक जी। सवाल क्या पूछा जाएगा? सवाल पूछा जाएगा इनके मात्रक से। वो पूछेगा जी इनका मात्रक बताओ। हम कहेंगे कि साहब कोई बड़ी समस्या है ही नहीं मात्रक बताने में, इसकी यूनिट बताने में कोई गहरी समस्या नहीं है। भाई इसकी यूनिट क्या होगी? 1/, इसकी यूनिट, और प्रतिरोध की यूनिट क्या है? ओम। चाहे सिंबल बना लो चाहे लिख लो, इसको ऊपर ले जाके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स। इसका मात्रक आपसे पूछेगा, इसकी यूनिट बस आपसे पूछेगा, तुम कह देना इसकी यूनिट होगी 1/, प्रतिरोधकता की यूनिट जो कि है ओम मीटर। यानी कि आप लिख सकते हो ओम का उल्टा और मीटर का उल्टा, खत्म कहानी बस। ठीक है जी। चलो भाई, प्रतिरोधकता होता है, रजिस्टिविटी को समझो आप। रजिस्टिविटी तार का एक ऐसा गुण है, किसी भी सुचालक का, किसी भी कंडक्टर का एक ऐसा गुण है जो कभी भी नहीं बदलेगा। बस वो उसकी वैल्यू को बता रहा है कि अच्छा इसकी वैल्यू इतनी है, और तुम प्रतिरोधकता पढ़ते ये देख लेना कि वो कभी भी नहीं बदलता। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओम इनवर्स लिख दो या 1/ओम लिख दो। तो यहां तक हमने बात की बहुत अच्छे से प्रतिरोध के बारे में और प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। अब यहां से ये तो थ्योरी हो गई, चलेंगे मोह पे भी चलेंगे। हाँ, एक काम और करना भैया, यहाँ थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देना है ना भाई। यहाँ कुछ आगे मैं लिखवाऊंगा, यहाँ और यहाँ लौटा के लेके आऊंगा, इस जगह को छोड़ दो। वो कुछ और चीजें समझोगे तब समझ आएगा। अब हमें यहां से संबंधित कुछ छोटे मोटे सवाल देखने हैं। क्या सवाल होंगे? सवाल आपसे पूछेगा कि किसी चालक की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, या उसके क्षेत्रफल को इतना गुना कर दिया जाए, या उसकी त्रिज्या को घटा बढ़ा करके इतना गुना कर दिया जाए, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? अगर आपको हल्का सा भी याद है 10th क्लास में या 12th क्लास में, आपने 11th में नहीं 12th में, क्योंकि 10th का पूरा सिलेबस 12th में रिपीट होता है, आपने बड़े लंबे चौड़े सवाल करे होंगे इसको लेके, लेकिन वो तो सदियों पुरानी बात है। जिनको याद आ रही हो याद करो। तुम उसके आयतन को बराबर करते थे, फिर एरिया और लेंथ का एक संबंध निकाल के रखते थे, जिसकी कैलकुलेशन इतनी बड़ी हो जाती थी, उसमें बीच में कहीं ना कहीं मिस्टेक होती थी। तो मैंने आपके लिए बिल्कुल आसान कर दिया, बिल्कुल हलवा कर दिया ये वाला सवाल, देखते ही आंसर करोगे। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? तुम बस अपना दिमाग मत लगाना। जी ऐसे कैसे कह रहे हो? हाँ, अपना दिमाग मत लगाना। दिमाग क्या लगा सकते हो मैं तुम्हें बताऊंगा अभी, बस तुम मेरी बात मान लो। जितना छोटी लेंथ रहेगी ना सवाल की, जितनी छोटी लेंथ रहेगी सवाल की, उतना सवाल तुम्हारे लिए आसान बन जाएगा। देखो, सवाल पहले करने का तरीका देख लो। लंबे तरीके से नहीं जाएंगे, छोटे तरीके से। यहां पे लिखो बढ़िया तरह से नोट डाल के लिए, और सवाल ऐसे पूछा जाएगा आपसे। वो सवाल कहेगा कि प्रतिरोध को यानी कि प्रतिरोध को फॉर रेजिस्टेंस सॉरी फॉर रेजिस्टेंस नहीं, ओ सॉरी 3 चीजें देगा आपने, 3 चीजें। यानी कि ऐसे लिखो आप, ऐसे बढ़ाने पर, किसी चालक तार का बढ़ाने पर क्या? नंबर 1 लंबाई,
नंबर 1 लंबाई यानी कि लेंथ, दूसरा क्षेत्रफल यानी कि एरिया, और तीसरा रेयरली कभी पूछ लेगा तुमसे त्रिज्या यानी कि रेडियस। ठीक, तुमसे पूछेगा कि बताओ अगर किसी तार की लंबाई को n गुना बढ़ाया जाए, यहां रखना तुम ऐसे रखो इसको कि खाली जगह, इसको इसकी जगह रखो खाली जगह, लंबाई n गुना बढ़ाने पर ऐसे, या क्षेत्रफल n गुना बढ़ाने पर, या त्रिज्या n गुना बढ़ाने पर प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा। ठीक, तो तुम याद रखना अगर किसी चालक की लंबाई को हम n गुना बढ़ा देते हैं, अगर किसी चालक की लंबाई को n गुना बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा, n स्क्वायर गुना घट जाएगा, प्रतिरोध n स्क्वायर गुना n स्क्वायर टाइम्स घटेगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा n स्क्वायर टाइम्स। देखो सवाल कैसे आएगा, सवाल ऐसे आएगा, एक एक सवाल करते हुए चलेंगे इस पे हम लगातार। तुमसे सवाल पूछेगा, काम करता हूँ मैंने इसको थोड़ा सा नज़दीक कर लेता हूँ सबको, ताकि मेरे पास क्वेश्चंस की जगह बच जाए। कुछ भी नहीं है यार, बस तुम दिमाग मत लगाना, अपना दिमाग लगाओगे तो गड़बड़ करोगे। तुम पता है क्या कहोगे, भैया अभी तो तुमने 9 कही है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, एल को बढ़ाओगे तो आर बढ़ेगा, अब कह रहे हो एल को बढ़ाने से आर घटेगा। भैया इस सवाल में मत दिमाग लगाना। क्यों दिमाग नहीं लगा देंगे, इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि तुम केवल ये सोच रहे हो कि लंबाई से क्या फर्क पड़ेगा। तुम जब इस बात को कह रहे होते हो ना, तो याद रखना यहां तुम ये कह रहे हो कि क्षेत्रफल नहीं बदल रहा है, लेकिन एक बात बताओ कि लंबाई को बदलने से क्षेत्रफल नहीं बदलेगा, 100% बदलेगा। और भाई क्षेत्रफल तो घट रहा है ना, लंबाई को बढ़ा रहे हो क्षेत्रफल घट रहा है, क्षेत्रफल घटेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, तो वहां से भी सोच सकते हो। तुम इतना सोचो ही मत, तुम इसको एज इट इज रट जाना, खत्म। ठीक है, तो तुम बस ये बोलो कि भाई साहब लंबाई को n गुना बढ़ाने से प्रतिरोध n स्क्वायर गुना घटेगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, लो क्वेश्चन ले लो, एक कर दो क्वेश्चन को। तुम ही बोलेगा कि किसी तार की लंबाई को 2 गुना बढ़ाने पर प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस कितने गुना हो जाएगा। बोलो भाई रेजिस्टेंस कितने गुना हो जाएगा। तुम कहोगे जी लंबाई को अगर बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा और स्क्वायर से घटेगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, ये है n, ये है n की वैल्यू, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, अगर इसको बढ़ा रहे हैं तो ये घटेगा, 4 गुना घटेगा, बात खत्म। ये लो हो गया जी, टक से खत्म। अब तुम मुझसे बिल्कुल ये तो मत ही पूछना कि भाई साहब अगर घटाएंगे तो क्या होगा। यार इतना तो तुम भी समझते हो, पाप का उल्टा पुण्य है, तो तुम ये पूछोगे पुण्य का उल्टा क्या है। अरे भाई पाप ही होगा यार, अगर बढ़ाने पर घट रही है तो घटाने पे, लंबाई को घटाने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा, खत्म कहानी। तो जरा भाई साहब एक बार सभी मुझे बता दो कि हाँ भैया हमारी समझ में बड़े अच्छे से आ गया। मतलब समझना इसमें है ही नहीं, तुम ये बोलो ही मत कि समझना है, तुम ये बोल दो भैया मुझे 2 में 2 का भाग करना, 2 में 2 की गुणा करनी आती है, खत्म। और देखो एक सवाल तुमसे बोलेगा कि किसी तार की लंबाई को, या ऐसे बोलो, ऐसे बोलेगा 10 ओम के तार की लंबाई को n गुना, या n नहीं 3 गुना, बोलो 3 गुना बढ़ाने पर नया प्रतिरोध, बढ़ाने पर नया प्रतिरोध कितना होगा। भाई तुम कहोगे देखो अगर लंबाई को इसने 3 गुना बढ़ाया तो परिवर्तन कितना होगा, इसका आंसर यहां कर लेते हैं। परिवर्तन होगा n स्क्वायर से, n की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि 3 गुना परिवर्तन करने से 9 गुना परिवर्तन होगा, और क्या होगा, बढ़ाने पे घटेगा, यानी कि 9 गुना घटेगा। अब 9 गुना घटेगा तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, अगर पहला 10 था तो नया कितना हो जाएगा, इसको ऊपर कर लेता हूं थोड़ा। आप कहोगे भाई पहला 10 था तो नया प्रतिरोध जो हो जाएगा, न्यू रेजिस्टेंस जो हो जाएगा, न्यू रेजिस्टेंस
ये हो जाएगा भाई 9 गुना घटने का मतलब कोई चीज 10 से 9 गुना घटेगी तो 10/9 हो जाएगी, 10/9 ओम, खत्म। फॉर्मूला पर रखकर बताइए भाई साहब, मैं नहीं बताऊंगा, यूट्यूब पे डाल देना कि इस क्वेश्चन को ही डाल लेना, खूब लंबा चौड़ा वीडियो 10 मिनट की मिल जाएगी, क्योंकि मुझे पता है मैं उस पर 10 मिनट बिगाड़ूंगा भी, तुम एट द एंड पेपर में यही यूज करोगे। मैं फॉर्मूलेशन नहीं बताऊंगा, फॉर्मूले पे आप यूट्यूब पे खूब पढ़ो, खूब लंबा चौड़ा लोगों ने बताया हुआ है भाई, मैं बस इसी को पढ़ाऊंगा। क्योंकि पेपर में ना हमें कोई वैज्ञानिक नहीं बनना है, पेपर में जितना लंबी कैलकुलेशंस रखोगे उतने क्वेश्चन के गलत होने के चांस होंगे, इसलिए आपको कैलकुलेशंस अपनी छोटी रखनी पड़ेंगी। ठीक है जी, बढ़ाने पे घटेगा, ठीक है, बढ़ाने पे, लंबाई को बढ़ाने पे प्रतिरोध घटेगा, और अगर कोई चीज 10 है, 9 गुना घट गई तो 10/9 हो गई, यही तो है। 9 टाइम बढ़ेगा कैसे भाई, घटेगा यार, क्या बात करते हो। बताइए भैया जी एक बार, क्या आपको समझ में आ गई बात? चलो बताइए एक बार, क्या आप सभी को ये बात समझ में आ गई कि हाँ, लंबाई को n गुना बढ़ाने पर प्रतिरोध n² गुना घट जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, बताइए सभी एक बार, क्या इतना क्लियर है? लंबाई को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, हाँ भाई बिल्कुल बढ़ेगा ही, बिल्कुल लंबाई बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है तो बढ़ना, हाँ हाँ बिल्कुल बढ़ेगा यार। ओह सॉरी, देखो देखो देखो, सुनो सुनो, अरे यार ये गड़बड़ है, ये घटेगा नहीं भाई, बढ़ेगा। ठीक है, बस यहाँ इतना कर लेना, बढ़ेगा यार, सॉरी मैंने घटा हुआ लिख दिया, ये बढ़ेगा, n गुना बढ़ाने पे बढ़ेगा। अच्छा सबका ही लिख लो अब, देखो लंबाई को n गुना बढ़ाने पे बढ़ेगा, इन क्वेश्चंस को भी चेंज कर दूंगा मैं, बाई मिस्टेक हो गया। क्षेत्रफल को n गुना बढ़ाने पे n² गुना ये घटेगा, ठीक है, और त्रिज्या को n गुना बढ़ाने से ये n की पावर 4 गुना घटेगा, ये बात आप याद रखना। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा बदल लो, बस यहां क्या कर दो कि 4 गुना बढ़ेगा, लंबाई को n गुना बढ़ाने से ये 4 गुना बढ़ेगा, सॉरी उसके लिए 4 गुना बढ़ेगा, और यहां भी क्या होगा कि ये 9 गुना बढ़ेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा कट कर लेना यार, सॉरी उसके लिए, ये बढ़ेगा, 9 गुना बढ़ाने से बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, n² गुना बढ़ेगा, जो पहले 10 ओम था वो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, नया प्रतिरोध यानी कि न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 9 का 10 गुना, तो ये 90 ओम हो जाएगा। ठीक है, सॉरी उसके लिए ये 9 गुना बढ़ जाएगा, थोड़ा सा चेंज कर लो भाई। तो ऐसे ही आप बाकी के लिए भी कर सकते हो, तो इनको सीधा सीधा याद रखो। अब ये सीधे रिलेशन आपसे पूछे जाते हैं, एक बार इसको अच्छे से समझ लेना, उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा उसको समझ लेना अच्छे से, अगर नहीं समझ में आएगा तो कल सबसे पहले मैं इसी को एक बार रिपीट कर दूंगा, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो, बाकी आप इसको एक बार दोबारा से अच्छे से करके देख लेना, और आपको इसमें दिमाग मत लगाओ, जितना डायरेक्ट याद रखोगे उतना अच्छा रहेगा, इसको कुछ भी मत पढ़ो ज़्यादा, बस इसको आप डायरेक्ट ऐसे ही याद रखो। ठीक है, चलो ये कहानी खत्म हुई, इसको इतना ही रखेंगे, अभी प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर चलेंगे जिसका नाम है ओम का नियम, ओम का नियम यानी कि ओम्स लॉ। ठीक, ओम का नियम यानी कि ओम्स लॉ, एक बहुत ही बेहतरीन चीज, ओम का नियम। अब ये नियम क्या है, ये किसने दिया,
तो ये थे एक वैज्ञानिक, ये थे एक वैज्ञानिक। इनको इसको सीधा याद रख लो, ठीक है, इसको सीधा याद रखो, कुछ भी मत बदलो इसमें, मतलब कुछ समझो कि एन के साथ कैसे होगा, सीधा सीधा याद रख लो। अब खुश हो? बस मैं बहुत कम चीज याद करने के लिए कहता हूं, इसको सीधा सीधा याद रखो। अब सुनो ओम के नियम पे आ जाओ, उस पुरानी बात को भूलो, उसको दोबारा एक बार फिर से पढ़ के देख लेना। बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं हम उस पर, ज़्यादा समय लेने की जरूरत नहीं है। आपको ना समझ में आए, कल आते ही मैं सबसे पहले एक बार उसको और बता दूंगा, तुम पढ़ के आओगे, फिर एक बार मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सुनो, ओम का नियम पे चलते हैं। ओम का नियम क्या होता है भाई? पहले तो ये समझो, ये नियम किसने दिया? तो ये एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे, एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे। और ये बात पेपर में पूछी जाती है कि एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिन्होंने दिया ओम का नियम। और उनका नाम क्या था? उनका नाम था जॉर्ज साइमंस ओम, ठीक है, जॉर्ज साइमंस ओम, इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमंस ओम। अब सुनिए, जॉर्ज साइमंस ओम क्या कहते हैं अपने ओम के नियम में? जॉर्ज साइमंस ओम अपने नियम में कहते हैं, बहुत बढ़िया बात, इन्होंने कहा कि देखो, जैसे मान लो एक ट्यूबलाइट है तुम्हारे घर की, ठीक है, ये ट्यूबलाइट हो गई, और इसको दे रहे हैं हम इलेक्ट्रिसिटी कुछ, और इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं हम इसको, यहां से लगा देते, तार है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी जा रही है इसमें 220 वोल्ट, और 220 वोल्ट के साथ 10 एम्पियर का करंट। और अचानक से पीछे से आने वाला वोल्टेज कम हो गया, लेकिन इसकी क्षमता 10 ही एम्पियर है, ये 10 एम्पियर ही लेगी, 10 एम्पियर और 220 वोल्ट पे बढ़िया चलेगी झकाझक। अगर उससे कुछ भी चीज कम ज्यादा होगी तो ये डिम हो जाएगी, ये थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब बड़े ध्यान से समझना कि वोल्टेज कम हो गया, पीछे से आने वाला वोल्टेज हो गया सीधा सीधा आधा, 1/2 हो गया, और ये हो गया 110 वोल्ट। और करंट मान लो इसकी क्षमता अभी भी उतनी है, लेकिन पीछे से आने वाला करंट भी अपने आप ही आधा हो जाएगा। अगर ये आधा हुआ है तो ये भी कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, और ये 10 एम्पियर से घट के 5 एम्पियर हो जाएगा। यानी कि जैसे कि आपने देखा था ऊष्मा और तापमान एक दूसरे के साथ चलते थे, वैसे ही विद्युत विभव और विद्युत धारा एक साथ चलती हैं। भाई तापमान क्या था? तापमान रास्ता दिखाता था ऊष्मा को, वैसे यहाँ पे विद्युत विभव रास्ता दिखाता है धारा को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिखाता है रास्ता किसको? करंट को। तो डेफिनेटली अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई कहीं पर ऊष्मा कम हो रही है तो उसका तापमान अपने आप ही कम होगा। ऐसे ही अगर कहीं विभव कम होगा तो धारा भी कम होगी ही होगी, करंट भी कम होगा ही होगा, ठीक है। तो इस बात को हम क्या बोलते हैं? अरे इसी बात को तो हम सीधा अनुक्रमानुपाती कहते हैं, कि अगर इसके घटने से ये भी घटा तो इसी को हम सीधा अनुक्रमानुपाती कहते हैं। तो जॉर्ज साइमंस ओम क्या कहते हैं कि यदि किसी पदार्थ की, यदि चालक पदार्थ की, और स्पेसिफिक हो जाओ और बढ़िया से पढ़ो, यदि चालक पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं, यदि चालक पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप दाब आदि में परिवर्तन ना किया जाए, आदि में परिवर्तन न हो। ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहने जा रहे हैं कि भाई देखो, ऐसा ना हो कि तुम इसको बदलते समय इसका तापमान बदल दो या दाब बदल दो तो मेरा नियम नहीं लगेगा। मेरा नियम केवल तब लगेगा जब तुम इस स्थिति में कि जब वोल्टेज घट रहा है तो ताप और दाब को निश्चित रखो, ठीक है। अगर तुमने ऐसा कर लिया तब जो विभवांतर है या जो विभव है या विभवांतर है, विभव का अंतर विभवांतर धारा के सीधा अनुक्रमानुपाती होता है, विभवांतर धारा के सीधा अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि स्टेटमेंट इंग्लिश में लिखेंगे कि इफ फिजिकल कंडीशंस such as temperature, pressure, etc remains constant
remains constant, then pressure, then potential difference, sorry, then potential difference is directly proportional, to करंट। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, बताइए समझ में आया? बहुत आसान सी बात है कि भैया V सीधा अनुक्रमानुपाती है I के। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि V बराबर है I के, इसको पढ़ेंगे बराबर है। अब भाई बराबर ये है तो ये निशान क्या नानी के यहाँ गया है? बराबर का मतलब क्या है पता है? बराबर का मतलब है ये 220 है तो ये भी 220 है, 110 है तो ये 110 है। ऐसा थोड़ी है यार, उसका कुछ मतलब है अपने आप में। मेरा आधी बुद्धि तो इसी बात को समझाने में लग जाती है कि इसका मतलब क्या है। इसको तो तुम इतना हल्के में ले जाते हो, अपने मन से इसको बराबर मान लेते हो। तो भाई बराबर कैसे हो जाएगा ये? और तुम समझते हो कि सारा खेल परिभाषा को समझने में इसी का है। अच्छा जी, अब फिर से वही बात है कि यहाँ पर एक नियतांक लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम नियतांक लाते हैं, इसको हटाओगे तो बराबर का निशान लगाओगे और एक नियतांक लाओगे और वो होता है R। ठीक, तुम इतना पढ़ते हो ओम के नियम को, इतना सब खा जाते हो, छोड़ देते हो, लेकिन ये बहुत जरूरी है ALP के लेवल पे, तो भाई बहुत जरूरी है। चालकता को लिखना है, लिख दो भैया, चालकता लिखो तुम। प्रतिरोधकता के उल्टे को चालकता कहते हैं, लिख लो भाई साहब, जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। वो अगर जैसे तुम फॉर्मूले क्योंकि पता है क्या समस्या होगी कि हो सकता है कि जैसे मान लो हमें एक साथ से भूकंप आए कोई, या बहुत बड़ी सुनामी आए जिसमें मानो सबकी याददाश्त चली जाए, तो तुम कभी इस बात को ये पहचान ही ना पाओ कि इसका उल्टा ये क्या होता है ना? कभी किसी को समझ नहीं आया। हो सकता है कुछ ऐसी हवा चले जो सबकी मेमोरी को ख़त्म कर दे, तो फिर तुम्हें उसी परिभाषा से ही तो याद आएगा कि अच्छा ये तो इसका मतलब उल्टा है। तुम लोगों को जहाँ मना करो ना कि भैया इस बात में समय व्यर्थ मत करो, उसको जरूर करोगे। मैं अगर ये बोलूँ ना तुम्हें 4 बॉक्स दे दूँ और मैं कहूँ ना खोल के मत देखना, तुम जरूर खोल के देखोगे। तो भाई साहब एक बात बताओ कि इसमें तुम्हें क्या लिखना है? मैंने कहा इसके उल्टे को चालकता कहते हैं। भाई साहब लिख लो, चालकता कहते हैं, खत्म। इसके उल्टे को चालकत्व कहते हैं, लिख लो कि इसके उल्टे को चालकत्व कहते हैं, कहानी खत्म। लिख लो ना भाई, कौन मना कर रहा है दोस्त? ठीक है जी, तो V बराबर IR, ये हो गया ओम का नियम। और R के बारे में शायद बताने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, इसको हम यहां पर एज अ कांस्टेंट यूज कर रहे हैं। ये है एक नियतांक जो कि एक तार के लिए बदलेगा। यार वोल्टेज और करंट बदलने से थोड़ी बदलेगा। सोचो हम यहां क्यों इसको कांस्टेंट की तरह यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि ये यहां तो नियत रह ही सकता है, क्योंकि ये वोल्टेज और करंट बदलने से कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है, अब बोलो क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से? बोलो भाई मेरे शेरों, क्या आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो ये हो गया जी ओम का नियम, V बराबर IR। अब सुनो सुनो, ये दरअसल में ना एक चैप्टर नहीं है, ये पूरे 3 चैप्टर हैं। मैंने तो बस एक आपको आसानी बनाने के लिए कर दिया, इसलिए इसमें ज़्यादा भी क्लास लगेंगी। तो एक भैया कह रहा है कि सर इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल आते हैं, क्योंकि ये अपने आप में ही 3 चैप्टर हैं। अगर आप 12th NCERT उठाओगे ना तो ये अपने आप में 3 चैप्टर हैं। चलो एक बार भाई शुभम सैन का मुझे वो दे दो जरा स्क्रीनशॉट, भैया परेशान है थोड़ा, इनकी परेशानी का समाधान कर लेंगे। अब सुनो, यहां तक हो गया। सवाल कैसा आ सकता है? देखो अच्छा सवाल बनाता हूं मैं। ये तो सस्ते सवाल है यार, ये बहुत सस्ते सवाल हैं कि देखो आपसे ये बोलेगा, पता है सस्ता सवाल क्या है? ये बिल्कुल सवाल ही है यार। तुमसे बोलेगा कि 220 वोल्ट पर करंट 10 एम्पियर है, तो बताओ 110 वोल्ट पर कितने एम्पियर होगा? तुम कहोगे कि यार प्रतिरोध से सीधा नियत है। पता है अब तुम्हें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने समझ लिया ना तो तुम्हें फॉर्मूला लगाने की ही जरूरत नहीं है। तुम ये कहोगे कि यार 220 पे 10 है, इसका मतलब ये आधा हुआ है तो ये भी सीधा आधा हो जाएगा, कहानी खत्म। R तो नियत रहेगा, R तो कांस्टेंट रहेगा। दूसरा सवाल तुमसे पूछेगा, एक अच्छा सवाल बनाता हूं मैं, बताओ किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। अगर तुम इसका आंसर कर दिए ना सही सही तो आज की क्लास सफल है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी कि मैं पूछना चाहूंगा आपसे
कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, बताओ रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है। लो फॉर्मूला भी लिख दिया तुम्हारे सामने, अब बता दो भाई। यहां अरे V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, तो R बराबर V बटे आई। फॉर्मूला भी लिख दिया, ये लो। पहला है वोल्टेज, B है करंट, C ऑप्शन है V एंड I बोथ, ठीक, V एंड I बोथ यानी कि दोनों पर, D है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अब बताओ भाई, एक बेहतरीन सवाल है, ये होता बुद्धि वाला सवाल। अगर ये सवाल आया तो ये मान लो कि तुम इसे सही करके आओगे, या तुम्हारे जैसे और कोई 10-1% बच्चे सही होंगे, बाकी सब गलत करके आएंगे। वाह मेरे शेर, विनय का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पॉलिटेक्निक में पढ़ा था, वेरी गुड। तो अमित का आंसर आ गया है, और मुकेश का भी आंसर आ गया है, बलिंदर का भी आंसर आ गया है, वेरी गुड 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 गुड, एकदम गजब के आंसर, बिल्कुल वेरी गुड। और करो भाई, सभी आंसर करो जल्दी जल्दी, देखें क्या चल रहा है। ऋषि का आंसर आया है, राम का आंसर आ गया, अजय का आ गया, शिवा का आंसर थोड़ा अलग है। अब सुनो मेरा शेर क्या कह रहे हैं कि भैया तुमने ना फॉर्मूला लिख दिया, ये तो भैया बहुत आसान हो गया, ये तो साफ साफ दिख रहा कि V और I पे निर्भर करेगा। जबकि उन शेरों को ये नहीं दिख रहा कि मैंने ये बोला था कि भाई साहब यहां तुम V को भी बदल रहे हो, I को भी बदल रहे हो, लेकिन प्रतिरोध नहीं बदलेगा। ये बात मैंने कही थी। मैंने पीछे ये भी कहा था, हमने पूरी रामायण पढ़ ली और तुम पूछ रहे हो राम कौन थे। मैंने आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भाई साहब प्रतिरोध का फॉर्मूला है, प्रतिरोध का बेसिक फॉर्मूला क्या है, रो इंटू एल अपॉन ए, यानी कि ये चालक की लंबाई और प्रतिरोध पे निर्भर करता है। कोई फॉर्मूला देख के, जैसे वो तुम्हें देखने में बढ़िया लगी थी लेकिन वो अच्छी थी नहीं, कोई फॉर्मूला देखने भर से ऐसा नहीं हो जाता। ये इन पर निर्भर नहीं करते हैं, नहीं महाराज। इस फॉर्मूले का मतलब ये नहीं है कि इस पर निर्भर करते हैं, ये फॉर्मूला तो बस ये बता रहा है कि V और I का भाग करके तुम R लेके आ सकते हो। बोलो ऐसा किसने कहा? क्या मैंने कहा कि तुम V को बदलोगे तो R बदलेगा? क्या तुमने कहा? क्या तुमने कहीं पढ़ा? बिल्कुल भी नहीं। तुम अपनी तरफ से क्यों डेफिनेशन निकाल रहे हो? जबकि मैंने कहा था कि प्रतिरोध केवल लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, वोल्टेज और करंट पर निर्भर नहीं करेगा। इसके तो 100 फॉर्मूले आएंगे अभी, और 100 फॉर्मूले आएंगे, हर चीज पर निर्भर नहीं करेगा। फॉर्मूले का मतलब ये है ही नहीं कि ये इन पर निर्भर करेगा। इसको तो तुम कांस्टेंट के रूप में लाए हो भाई साहब, नियतांक के रूप में लाए हो। निर्भर करने का मतलब वोल्टेज और करंट को बदलने से ये बदलेगा? नहीं बदलेगा भाई साहब, यहां तो ये नियतांक है। ये बदलेगा कब? लंबाई और क्षेत्रफल को बदलने से। तो इनमें से कोई नहीं, मात्र 2% बच्चों का ठीक आंसर है महाराज ये। इसलिए मैं कह रहा था कि तुम इसको सही करके आओगे अगर आप इसको पढ़ लोगे तो, और तुम्हारे जैसा ही सोच सकते हैं सब, इसलिए वो गलत करके आएंगे। ठीक है, तो आशा करूंगा कि आज का सेशन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा बस यहाँ आ जाओ, यहाँ, और इसको कंप्लीट कर लो। जो मैंने छुड़वाया है वो मैंने इसलिए छुड़वाया क्योंकि हम साइमंस के बारे में नहीं जानते थे। साइमंस एक साइंटिस्ट थे, जो मैंने आपको बताया पूरा नाम था जॉर्ज साइमंस ओम। तो उनके सम्मान में हम इसी को साइमंस भी कह देते हैं। तो इसको या करके लिख देना कि इसको हम साइमंस भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? साइमंस। और साइमंस को हम किससे दिखाते हैं? एस से। सही है, तो इसको क्या लिख दोगे? इसको लिख सकते हैं आप, ओम इनवर्स का मतलब साइमंस होता है, या इसी को, इसको एस से दिखाते हैं, छोटे में लिख दे रहा हूं, है ना, साइमंस मीटर इनवर्स। तो अब आप समझ गए होंगे कि साइमंस कहां से आया है। चलो बहुत बढ़िया, आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। भैया बायोलॉजी की क्लास तो अब केमिस्ट्री के बाद ही शुरू हो पाएगी। वही सर आपको बायोलॉजी भी करवाएंगे, क्योंकि फिर तो बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा हम पर भी और आप पर भी। बोला ये गया था शुरू में ही कि फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री होगी, केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी, लेकिन आपकी डिमांड बिल्कुल जेन्युइन थी कि फिजिक्स एक बड़ा सब्जेक्ट है, ज़्यादा दिन लेगा। मैंने भी यही कहा सर से, केमिस्ट्री पैरेलली चला दो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी मिल जाए, केमिस्ट्री के बाद आपको बायोलॉजी मिलेगी। मिलते हैं शेरों कल की क्लास में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, ख्याल रखो, पढ़ते रहो।